चलिए, सो टुडे वी विल सी द सॉइल्स ऑफ बिहार। बिहार की मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे, किस किस तरह की मिट्टियाँ सॉइल्स पाई जाती हैं बिहार में और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसमें फसलें उगती हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। Being situated on the world's fertile alluvial plain of Gangetic Valley, Bihar has been blessed with various soil varieties। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आप पहले ही जानते हैं कि बिहार जो कि दुनिया के एक बहुत ही उपजाऊ मैदानी भाग में, जो कि गंगा का मैदान है, उसमें बसा हुआ है। इसके वजह से बिहार में कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। The Gangetic Valley that extends from the foothills of Himalayas in the north to a few miles south of river Ganges, flowing through the state from west to east, provides a good variation in relief, precipitation, vegetation and parent rock structure। ठीक है, कहा जा रहा है कि गंगा का जो मैदान है, जो कि यहाँ जहाँ हिमालय खत्म हो रहा है, फुटहिल्स है उसकी, वहाँ से शुरू जो होता है और गंगा नदी के नीचे दक्षिण में थोड़ा बहुत कई मील तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, गंगा का मैदान। तो ये जो है आपको एक अच्छा एक मौका प्रोवाइड, यानी कि कई तरह का इसमें जो रिलीफ यानी कि धरती की बनावट, उसमें भी कई अलग अलग तरह के फ़र्क देखने को मिलते हैं। वेरिएशन है यानी कि फ़र्क है। प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश होती है, बारिश में भी हमें फ़र्क देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्र में कहीं ज़्यादा बारिश है, कहीं कम बारिश है। वेजिटेशन यानी पेड़ पौधों में भी हमें अलग अलग फ़र्क देखने को मिलता है। एंड पेरेंट रॉक स्ट्रक्चर, जो चट्टानी भाग है नीचे जिससे कि मिट्टी बनती है। पेरेंट रॉक का मतलब होता है जिस मूल चट्टान से कोई मिट्टी बनती है। मिट्टी कैसे बनती है पढ़ा है आपने, बेसिकली वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जब इरोजन होता है, वेदरिंग होता है, उससे मिट्टी बनती है। तो जिस रॉक से मिट्टी बनती है कोई, उसको पेरेंट रॉक कहा जाता है। हाँ ठीक है, पेरेंट नाम ही है यानी कि उसी से पैदा होता है। जैसे आपने पढ़ा है सॉइल्स में कि ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल किससे पैदा होता है? इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है पेनिनसुलर इंडिया में, तो उन रॉक्स का कलर भी कैसा है? ब्लैक है। ब्लैक कलर का रॉक है, इसलिए उससे जो घिस घिस के मिट्टी बनती है वो भी ब्लैक कलर की होती है। हाँ ठीक है, तो जैसा रॉक होगा पेरेंट रॉक, उसी के जैसा सॉइल भी होगा। ठीक है, हाँ, तो इसलिए उसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पेरेंट रॉक जो है उसमें भी हमें फर्क देखने को मिलता है। तो इसीलिए कई तरह की मिट्टियाँ बिहार में पाई जाती हैं। रॉक पर डिपेंड करता है। 80% जो होता है वो रॉक पर डिपेंड करता है, बाकी 20% और चीज़ें जो मिल के उसमें आती हैं। ठीक है, जिनसे बनता है मिल के, क्योंकि सॉइल सिर्फ रॉक से ही नहीं ना मिल के बनता है। रॉक तो है लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत कुछ मिलता है सेडिमेंट में, और वो बैठता है तब सॉइल बनता है। समझ गए? तो 80% सॉइल का जो नेचर है, कलर है, सब रॉक पर डिपेंड करता है। 20% उसमें और जो मिक्सचर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। In terms of process of formation, the soils of Bihar have been divided into two major categories। ठीक है, कहा जा रहा है कि बनावट के आधार पर, किस तरह से निर्माण हुआ है, निर्माण के आधार पर बिहार की मिट्टियों को दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। अगर निर्माण के आधार पर देखा जाए, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज पर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं, बनने की प्रक्रिया जो है, निर्माण की जो प्रक्रिया हुई है, किस तरह से मिट्टी बनी है, उसके आधार पर अगर हम मिट्टियों को बिहार के बांटें तो दो मेन कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। वन इज रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल कहा जाता है, और दूसरा है एलुवियल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, अगर बनावट कि किस तरह से बनी है मिट्टी, इसके आधार पर अगर हम बांटें तो बिहार की मिट्टियों को आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हो गया रेसिडुअल सॉइल
और दूसरा है एलुवियल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब देखिए रेसिड्यूअल सॉइल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं खाली। अभी तो हम लोग सॉइल का थ्योरी पढ़े थे, उसमें रेसिड्यूअल सॉइल भी शायद बताए थे आपको। रेसिड्यूअल सॉइल बोलते हैं कि जो वेदरिंग हो रॉक का, और जो वेदरिंग के बाद जो मैटर निकलता है, यानी कि जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, वो वहीं अगर रह जाएं, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जैसे देखिए, जैसे रॉक का वेदरिंग हो रहा है, ठीक है, तो वो उससे धीरे धीरे घिसके या टूट के छोटे पार्टिकल्स वो वहाँ नीचे गिरते हैं, फिर उनको विंड है या रिवर है बहा के ले जाता है ना, विंड बोले ना, वही विंड हुआ। तो अगर ऐसा होता है कि होता क्या है कि जब वेदरिंग होता है, टूटता है रॉक्स, तो वो जरूरी नहीं है, वो तो अलग अलग साइज में, कुछ बड़े कण भी होते हैं, कुछ छोटे कण होते हैं, कुछ बहुत ही महीन कण होते हैं। अब पत्थर आप तोड़िएगा तो जरूरी है कि एक ही साइज का टूटे, वो तो अलग अलग, कोई बड़ा सा टुकड़ा भी टूट सकता है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी टूट सकते हैं, कुछ बिल्कुल महीन बुरादा जैसा भी टूट सकता है, ठीक है। तो इसी तरह वेदरिंग में भी होता है। आपने पढ़ा है वेदरिंग का प्रोसेस, डिटेल में आपको पढ़ाया है कि क्या होता है। पहले रॉक में क्रैक आना शुरू होता है, कहीं कहीं से तो वो हो सकता है कि पूरा ही टूट जाए 2 हिस्सों में पहले, या छोटे छोटे उससे टुकड़े टूट टूट के गिरते रहें। कई तरह का प्रोसेस है वेदरिंग का। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो फर्दर स्मॉल 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 पीसेज में ब्रेक होता जाता है, और बड़ा रॉक जो है वो धीरे धीरे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी बीच अगर विंड या एयर, सॉरी विंड या वाटर वहां से गुजर रही है, तो वो क्या करती है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के कण होते हैं, उनको अपने साथ ले जाती है। तो अगर नदी का पानी वहां से गुजर रहा है या हवा तेजी से गुजर रही है, तो बड़े टुकड़ों को तो नहीं उठाएगी, लेकिन जो छोटे कण फाइन पार्टिकल्स होगा सॉइल का, उसको अपने साथ लेके बढ़ जाती है आगे, चाहे वो पानी हो या हवा हो, ठीक है। तो जब ऐसा होता है और वहां जो मोटे कण, भारी कण बैठे रह जाते हैं वहीं, क्योंकि पानी में इतनी ताकत नहीं होती है कि उसको उठा के ले जाए, या हवा में, तो ये जो बचे रह जाते हैं वहां पर, तो वो धीरे धीरे वहीं पर टूट के और जमा होते रहते हैं। समझ गए? यानी कि जो छोटे होंगे वो तो ले जाएंगे, जो बचे रह जाएंगे, तो जो बची रह जाती है उससे जो मिट्टी बनती है उसको रेसिड्यूअल सॉइल कहा जाता है। तो जो बची हुई उससे कैसे सॉइल? तो वहां रहेगा नहीं, रहेगा, हाँ, फिर पानी आएगा, फिर लेके चले जाएगा, पानी आएगा लेके जाएगा, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। पत्थर भी तो टूट रहा है, एक ही बार नहीं ना टूट के खाली गिरा, वो भी टूटना जारी है और पानी भी ले जाए। तो वहां पर जो बची कुची भारी कण होते हैं, समझ गए, तो वो जो है आपका रेसिड्यूअल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा कि ये भी रेसिड्यूअल सॉइल एक और है कि जैसे कि मिट्टी है वहां पर, ठीक है, तो मिट्टी है और उससे बारिश का पानी, ठीक है, तो उसमें घोल के और फिर बाहर बढ़ जा रहा है। तो जब पानी घुलता है तो वो क्या करता है, पढ़े आप कि लीचिंग करता है, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी के उनको अपने में घोल लेता है, और या तो लेके आगे चला जा सकता है या ग्राउंड में जा सकता है ना। पानी गिरेगा तो मिट्टी में जो मिनरल्स है उसमें घुल जाते हैं, है ना। घुलने के बाद वो पानी के साथ बह के जा सकते हैं या ज़मीन में जा सकते हैं। इसी प्रोसेस को आपने पढ़ा है, लीचिंग कहते हैं। तो अब इसके होने के बाद जो ऊपर की मिट्टी बच जाती है, जिसमें से मिनरल्स कुछ घुल के चले जाते हैं, उसको भी रेसिड्यूअल सॉइल कहा जाता है। समझ गए? यानी जो मिट्टी बची रह जाती है, चाहे वो वेदरिंग के कारण बची रह गई हो या लीचिंग के बाद बची रह गई हो, ऐसे सॉइल्स को रेसिड्यूअल सॉइल बोलते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो रेसिड्यूअल सॉइल, और दूसरा ऑप्शन है एलुवियल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मतलब जो मिट्टी बहा के लाई गई हो कहीं से। तो एलुवियल बहाई के तो लाई जाती है, उसको चाहे आप एलुवियल सॉइल बोलिए या ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलिए कि चल के आई हुई मिट्टी। एक खड़ी मिट्टी है जो वहीं पर अपने जगह टिकी हुई थी,
और एक चल के आई है दूसरे जगह से। रेसिडुअल सॉइल खड़ी मिट्टी भी। हाँ, मतलब उसी जगह बची रह गई जहां की थी, और बाकी तो बह के चला गया। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल इसको बोल दिए या एलुवियल सॉइल बोल दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द प्लेन रीजन वेयर द सेंट्रल पार्ट ऑफ लार्ज गैंगेटिक प्लेन इज स्प्रेड इज नोन फॉर एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो बिहार का मैदानी क्षेत्र है, जो कि गंगा का मैदान का सेंट्रल पार्ट है। देखिए गंगा का मैदान तो पूरा यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है गंगा का मैदान पूरा। ये पूरा मैदान है, यूपी के लेके दिल्ली के आगे से लेके हरियाणा से इधर भी आता है, ये पूरा गंगा का मैदान हो जाता है। इसका सेंट्रल पार्ट कहाँ है? यहाँ पर है, यूपी और बिहार में नहीं, बल्कि सॉरी यहाँ तक गंगा का मैदान है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाता है तो बांग्लादेश तक है। तो यहाँ हो गया पूरा बांग्लादेश, पूरा ये इधर फिर गंगा ब्रह्मपुत्र भी आ जाती है, ये भी गंगा का है। तो ये सब मैदानी भाग है। यहाँ फिर डेल्टा हो जाता है, समुद्र के नज़दीक इधर डेल्टा हो जाता है, इधर यहाँ तक पूरा मैदान है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो कि यूपी बिहार में पड़ता है, तो ये कह रहा है कि इट इज़ नोन फॉर एलुवियल सॉइल। ये तो जाना ही जाता है एलुवियल सॉइल के लिए। नदी का मैदान होगा तो एलुवियल ही सॉइल होगा उसमें। दिस सॉइल इन बिहार हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ माइटी हिमालयन माउंटेन रेंज। ये जो मिट्टी बनी है कहाँ से बनी है? हिमालयन रेंज को घिस घिस के जो सेडिमेंट लाया है उसी से बनी है। माइटी का मतलब विशाल, महान। हिमालयन माउंटेन रेंज यानी विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इतने बड़ी विशाल जो हमारी हिमालयाज है उसको घिस घिस के धीरे धीरे वहां से मिट्टी ला के वही तो जमा किया है बिहार में। उत्तराखंड की मिट्टी, हिमाचल प्रदेश की मिट्टी आके बिहार यूपी में जमा हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट देखेंगे जो हमने डिविजन्स पढ़े थे, तो हर डिवीजन में देखेंगे कि कौन कौन सी मिट्टियां हैं। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा, पहले हम बिहार में गंगा का जो उत्तरी गंगा का मैदान है, यानी ऊपर गंगा के ऊपर का जो मैदान है उसको देखते हैं। द एलुवियल सॉइल डोमिनेट्स इन बिहार बिकॉज 90% ऑफ द रीजन हेयर इज मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। आपको पहले ही कहा था, जब गंगा का मैदान इतना क्षेत्र में है, ठीक है, तो नेचुरल है उसमें एलुवियल सॉइल होगा। नदियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो वहाँ तो जलोढ़ मिट्टी होगी जो नदी के साथ लाई जाती है। तो 90% रीजन में हमारे एलुवियल सॉइल है। द माउंटेनियस सॉइल इन बिहार हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड दिस प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ भाबर रीजन। ठीक है, जो भाबर आप जानते हैं क्या है? पुरानी। तो पुराना कहाँ पर है? पुराना एलुवियम, हाँ, मतलब कि फ्लड रीजन से। हाँ, या तो फ्लड रीजन्स में जो है दूर होता है भाबर, ठीक है, या तराई के बाद आता है भाबर। पहले तराई के बाद जहाँ से नदी बहती है पहाड़ों में, तो तराई के बाद भाबर आता है। तो ये हो गया। तो यही कह रहा है कि द माउंटेनियस सॉइल, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर जो है हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट से बनी है। पहाड़ी क्षेत्र जो बिहार में है वहाँ की जो मिट्टी है वो भी सेडिमेंट्स, जो कि भाबर तरह के सेडिमेंट्स हैं, उनसे बनी हुई है। दिस सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। तो देखिए यहाँ वेस्ट चंपारण नॉर्थ वेस्ट पार्ट में तराई के बाद का जो हिस्सा है, तो ऊपर आप देख रहे हैं ना पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से लगा हुआ जो नीचे का हिस्सा है वो सब क्या है? भाबर है। हाँ, सोमेश्वर ये सब हो गया ना यहाँ पर। उसके नीचे जो, वो तो फुट हिल्स हो गए, फुट हिल्स वहाँ पर तराई होगा। तराई के बाद का जो जितना यहाँ वेस्ट चंपारण में इलाका होगा वो सब क्या मिट्टी होगा? भाबर। देखिए तराई रीजन को देख रहे हैं, अब तराई रीजन को देखिए। द मार्शी सॉइल इन तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेड फ्रॉम नॉर्दर्न बाउंड्री इंक्लूडिंग वेस्ट चंपारण हिल्स टू किशनगंज। आपने तराई पढ़ा था
कि बिहार में तराई जो है लगा हुआ रहता है जहाँ यहाँ बाउंड्री पर, ठीक है, जहाँ जहाँ हिमालय का बाउंड्री लगा हुआ है ये सभी भाग में तराई का है ना। तो यहाँ से लेके किशनगंज तक जो नॉर्दर्न बाउंड्री है सब जगह तराई लगा हुआ है। क्योंकि वो जो रिवर का स्ट्रीम है इसीलिए। अरे पहाड़ है ना, ये सब हिमालय है ना, तो हिमालय यहाँ के खत्म हो रहा है तो उसके बाद तराई होगा ना, वही है। और फुट हिल्स पर तो यहाँ जो है कह रहा है कि तराई जो है लगा हुआ है नॉर्दर्न बाउंड्री पर, वेस्ट चंपारण की पहाड़ियों से लेके किशनगंज तक, ठीक है। हाँ अच्छा, एक मिनट, पहले ऊपर था, ऊपर हम लोग उसको नहीं देखे, एलुवियल ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बाद ऊपर ही था। अच्छा चलिए, हमने जो पहले देखा, देखिए उसको हम लोग छोड़ के आगे थोड़ा सा बढ़ गए, बता रहे। हाँ, पहले जो हम पढ़ रहे थे कि आपका जो दो कैटेगरीज में सॉइल हम बिहार का बांट सकते हैं, जिसमें कि आपका रेसिडुअल और एलुवियल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ठीक है। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा नीचे कि बड़ा गंगा का मैदान है जिसमें कि एलुवियल सॉइल है, ठीक है। उसके बाद इधर ऊपर आना था, रेसिडुअल सॉइल्स आर दोज सॉइल्स विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय रॉक्स बेस्ड इन दैट स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। बताए थे कि जहाँ के पत्थर है, जहाँ का चट्टान है, वहीं पर जो मिट्टी बची रह जाती है, समझ गए। रेसिडुअल सॉइल क्या बोले कि जहाँ की है वहीं बची रह जाती है, चाहे वो लीचिंग के द्वारा चाहे वो रॉक्स के द्वारा, ऐसे सॉइल्स को हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। खास करके जिस चट्टान की मिट्टी वहीं बची रह जाए, वो दूर नहीं जा पाए हवा या नदी से, समझ गए, तो उसको हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। तो नेचुरल है उस सॉइल में क्या होगा, पूरी तरह से उसी रॉक का प्रॉपर्टी होगा, समझ गए। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसमें तो कई चीज़ें मिल गई, मैंने बताया भाई आपको कि 80% तो पेरेंट रॉक का प्रॉपर्टी रहेगा, बाकी जो चीज़ें मिली उनका भी रहेगा। लेकिन रेसिडुअल सॉइल तो वहीं की वहीं रह गई और सिर्फ पेरेंट रॉक का ही है वो इरोडेड मटेरियल, तो पूरी तरह से वो, तो यही देखिए लिखा है, द रॉक्स दैट डिटरमिन द कंपोनेंट्स ऑफ रेसिडुअल सॉइल आर फाउंड नियर द सॉइल इटसेल्फ, यानी कि जिन चट्टानों से वो मिट्टी बनती है वो वहीं पर, चट्टान भी वहीं पर होते हैं, है ना। हाँ, वहीं तो रह जाती है ना मिट्टी, तो चट्टान के पास ही तो रहेगी, क्योंकि ये बह के दूर तो जा नहीं पाती है, ना हवा से ना नदी से, ठीक है। जैसे देखिए अभी आपको क्या बोले कि पटना है, बिहार है, इन सब में कौन सा मिट्टी कहाँ का आ रहा है, सब हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब से बह के आ रहा है, समझ गए। लेकिन जो रेसिडुअल सॉइल है, यहाँ का जो पत्थरी इलाका है, तो इन सब में यहीं का मिट्टी वहीं रह जाता है, जो वही रेसिडुअल सॉइल है, तो वो तो वहीं पर चट्टान है जिससे वो बना है, वही कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एलुवियल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स आर दोज सॉइल्स विच आर स्प्रेड इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट ऑफ द मदर रॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अभी जो आपको बताया कि एलुवियल सॉइल क्या होता है, ऐसी मिट्टियां होती हैं जो कि जो मदर या पेरेंट रॉक है उसके टूटने से और वो दूर तक बह के चली जाती है, समझ गए। डिपॉजिट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहां रॉक टूटता है उससे बहुत दूर कहीं जाके बहता है। देखिए रॉक कहाँ टूट रहा है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, और कहाँ के जमा हो रहा है, बिहार में, बांग्लादेश में, तो बहुत दूर जाके वो जमा होता है, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल या एलुवियल सॉइल। देखिए, द सॉइल्स ऑफ लार्ज प्लेन ऑफ गंगा आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, एजाइट, माइका, आयरन ओर, कैल्साइट एंड डोलोमाइट। तो कहा जा रहा है कि जो गंगा के मैदान की जो मिट्टियां हैं ये किन मिनरल्स से बना हुआ है, ये बना हुआ है ये मिनरल्स जो यहाँ पाए जाते हैं उनसे, यानी क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, एजाइट, माइका, आयरन ओर, कैल्साइट, डोलोमाइट, ये सारे ओर कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में, ठीक है।
हिमालय क्षेत्र में जो ओर पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उनसे मिलके यहाँ मैदान की मिट्टियां बनी हुई, क्योंकि वहां से घिस घिस के ला रहा है, वहां से पानी बहा बहा के ला रहा है। The soils have been divided into various categories based on the physical, chemical and formative characteristics as well as the geographic situation। तो कह रहे हैं कि ये तो हमने पहले बेसिक एक क्लासिफिकेशन पढ़ा कि मिट्टी किस तरह की है, वहीं की मिट्टी है या बहा के लाई हुई मिट्टी। इसके आधार पर हमने बिहार में बांट दिया कि दो तरह की मिट्टियां मुख्यतः पाई जाती हैं। कुछ मिट्टियां जो है वहीं की हैं जिनको रेसिडुअल सॉइल बोला जाता है, और बाकी 90% एरिया में बहा के लाई हुई मिट्टियां हैं जिसको एलुवियल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, जो रेसिडुअल सॉइल है वो जिन चट्टानों से बनी होती है वो वहीं पाए जाते हैं चट्टान, जबकि एलुवियल सॉइल जिन चीज़ों से बनी होती है वो काफ़ी दूर पाए जाते हैं, और मिनरल से बनी हुई है जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, एजाइट, माइका, आयरन और कैल्साइट, डोलोमाइट, जो कि बहुत दूर वहाँ हिमालय के ऊंची ऊंची पहाड़ियों में पाए जाते हैं, और मिट्टी बन रही है यहाँ मैदानी भाग में, बिहार में, यूपी में, हाँ कंपोनेंट नहीं, मतलब मिनरल्स है जो मिले होते हैं मिट्टी में। मतलब जो मिनरल होगा एक ही जगह जरूरी नहीं हो, लेकिन हाँ चूंकि नदी बहती हुई आती है, सभी तरह के वहां पाए जाते हैं, तो सब आते हैं घुल मिल के। ठीक है, तो ये तो हो गया एक क्लासिफिकेशन, मतलब कि सॉइल किस तरह से बनी है उसके आधार पर। ठीक है, फिर दूसरा एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बांट सकते हैं, तो वही कहा गया है कि द सॉइल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज based on the physical, chemical and formative characteristics as well as the geographic situation। तो मोटे तौर पर तो हमने दो भाग में बांट लिया मिट्टियों को, लेकिन अगर मिट्टियों के फिजिकल यानी उनके भौतिक, केमिकल यानी उनका केमिकल रासायनिक, और फॉर्मेटिव यानी कि बनने का किस तरह का, उसका बनने के बाद कैसा उसका मतलब कि कैसा देखने में आकार वगैरह रहता है, छूने पर कैसा लगता है, ये सब फॉर्मेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज ज्योग्राफिक सिचुएशन, और कहाँ पर किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, किस तरह के ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी कैसा टेम्परेचर है, बारिश है, ये सब है, उसमें पाया जाना, इन सब के आधार पर कई कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं मिट्टियों। समझ गए? यानी अब जो पहले हमने मोटे तौर पर बांटा था दो कैटेगरीज में, उन्हीं मिट्टियों को अब उनके फिजिकल नेचर, उनके केमिकल नेचर और उनके फॉर्मेटिव और साथ ही साथ ज्योग्राफिक कंडीशन, इन सब के आधार पर हम इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। क्या क्या है? सैंडी सॉइल, मार्श सॉइल, मैन्योर सॉइल, बांगर सॉइल, रेड क्ले सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड लोमी सॉइल। ठीक है, ये इतने तरह की मिट्टियों में हम बांट सकते हैं बिहार की मिट्टियों को। यहाँ पर बगल में मैप बना दिया गया है जिसमें इनको, जो बिहार के मैप पर दिखाया गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका हम पढ़ेंगे जो है, ठीक है, कौन कौन सी मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये देखिए, अभी हम इसमें देख लिए थे फर्स्ट पॉइंट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा, हाँ उसमें हम देखे थे कि वहाँ पर जो है एलुवियल है, और ऊपर जहाँ हाँ भाबर पाया जाता है जो तराई के आगे, फिर तराई रीजन इसमें आ जाता है, ये उसी का भाग है। तराई रीजन में हमने पढ़ा द मार्शी सॉइल इन तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेड फ्रॉम नॉर्दर्न बाउंड्री इंक्लूडिंग वेस्ट चंपारण हिल्स टू किशनगंज। ऊपरी जो बाउंड्री है, नॉर्दर्न बाउंड्री हमारा नेपाल से लगा हुआ, तो वेस्ट चंपारण से लेकर किशनगंज तक ये पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है, दलदली मार्शी सॉइल। ठीक है, देखिए द कलर ऑफ दिस एसिडिक सॉइल इज येलो एंड इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, पल्सेज एंड जूट। तो ये जो है आपके जो दलदली जो मिट्टी होती है, इसका कलर थोड़ा पीला होता है,
और ये एसिडिक होता है, ठीक है, थोड़ा एसिडिक इसका नेचर होता है। तराई रीजन की सॉइल का। हाँ हाँ, ठीक है। एंड इट इज सूटेबल, ये ज्यादा किसके लिए लाभकारी होता है? कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, गन्ना, पल्सेस, दाल एंड जूट, जूट के लिए, इन सब के लिए फायदेमंद होता है, उपयोगी होता है। इट्स एक्सटेंट इज इन फॉर्म ऑफ 5 to 7 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पतली सी पट्टी होती है, 5 से 7 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 से 7 किलोमीटर की पट्टी में पाई जाती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ठीक है। सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर की पट्टी देख सकते हैं। अब देखिए, इन इट पेबल्स एंड सैंड आर फाउंड इन एक्सेस एट सम प्लेसेस, ठीक है। आपने पढ़ाई है तराई का, पहले आप पढ़ ही चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कई जगह उसमें वो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर, पेबल्स और सैंड जो है पाया जाता है, क्योंकि ये फुटहिल्स में होते हैं। हाँ। इट हैज फर्टिलिटी ऑफ ए मीडियम लेवल along with the presence of sufficient humidity, ये मध्य किस्म का उपजाऊ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, जो दलदली मिट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, भावर की बात नहीं कर रहे हैं। दलदली जो मिट्टी है, मार्शी सॉइल, तो ये मीडियम लेवल की फर्टाइल होती है और इसमें अच्छा खासा नमी या पानी भी होता है, ठीक है। तो ये हमने दलदली मिट्टी जो मार्शी सॉइल है उसका बात किया। अब देखिए, भांगर या न्यू एलुवियल सॉइल, क्या है? नहीं, ये ओल्ड होगा, ओल्ड कर लीजिए इसको, न्यू नहीं, ओल्ड है, मिसप्रिंट लिख लीजिए। सर तो हाँ ओल्ड होगा, हाँ तो पूर्णिया कोसी में तो बहुत सारा ये आता है, बाढ़ आता है, हाँ फिर ये ओल्ड कैसे हो गया? हम बताएंगे, पढ़िए। ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड एलुवियल सर। बाढ़ आने से नहीं है, बांगर कहाँ, बाढ़ी क्षेत्र में तो पाया जाता है। तो फिर बाढ़ क्षेत्र में तो न्यू एलुवियल। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, जो बाढ़ में नदी के किनारे नजदीक होते हैं वहां खादर होता है, हाँ। और जो दूर होते हैं जहां कभी कभी पानी फैलता है अच्छा। वहां वो भांगर हो जाता है, ये तो बताया। हाँ। जहां हर साल जमा नहीं होता है, जहां बहुत विशाल बाढ़ आया तो दूर तक फैल गया, अगले साल उतना बाढ़ नहीं आया तो जो नजदीक का है वहीं तक पानी फैला रहता है। पूर्णिया में पर ये बाढ़ नहीं आती? नहीं, जहां हम बात पूर्णिया किसी के नहीं है, पूर्णिया जिला है ना, बहुत बड़ा जिला है, तो एक जगह खाली आप नहीं ना कर सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई है, तो एक ही जिला में कहीं भावर भी हो सकता है, कहीं खादर भी हो सकता है। नदी के 2 किलोमीटर तक खादर हो सकता है, उसके आगे बांगर हो सकता है, समझ गए। तो जिला पर नहीं जाइए, जिला तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि सर कोसी तो ऊपर से आती है। हाँ हाँ हाँ, कोसी तो लगभग पर ये कहीं से आए, कोसी में आती है बाढ़, तो कोसी में बाढ़ आती है तो वो कहाँ तक फैलती है, कोसी में खादर भी देखिए, हर बाढ़ से ही खादर भी बनता है, बांगर भी बनता है। अब डिपेंड करता है, जो नजदीक का एरिया रहेगा वो खादर होगा, जो दूर होगा वो बांगर होगा। हाँ, तो देखिए, इट टू द साउथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ तराई सॉइल lies the region of Bhangar soil, whose majority extent is in districts of Purnia and Kosi region of Saharsa। कह रहा है कि तराई के नीचे, तराई के दक्षिण में जो एक पट्टी है, मतलब ये आपने देखा ना, यहाँ से यहाँ तराई की पट्टी, हमने बोला अभी तराई सॉइल का, दलदली जमीन का, इसके नीचे जो पट्टी आता है, खास करके पूर्णिया जिला और इसमें कोसी क्षेत्र में। अरे 7 किलोमीटर चौड़ा है यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ तक 7 किलोमीटर। हाँ। चौड़ाई में लंबाई तो और ज़्यादा। हाँ, लंबाई तो बहुत होगा।
तो ये कहा जा रहा है कि तराई सॉइल जो पट्टी है उसके साउथ में जो है ये भांगर है, और खास करके पूर्णिया और कोसी रीजन सहरसा के जो इसमें पाया जाता है। आफ्टर दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर द भांगर सॉइल स्प्रेड्स नैरोली टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ चंपारण एंड इट इज वेयर दिस सॉइल एंड्स। ठीक है, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद ये जो भांगर सॉइल है ये पतली सी पट्टी होके रह जाती है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं भांगर सॉइल। ठीक है, ये देख रहे हैं कि तराई ऊपर जो नेपाल से सटा हुआ है वो तो इसमें दिखा भी नहीं रहा है, इसलिए कि वो बहुत पतला है। ठीक है, 4-5 किलोमीटर ही रहता है। उसके नीचे का पूरा देखिए है, देखिए यहाँ से गंगा आ रही है, देखिए गंगा से ये दूर का है, गंगा के नज़दीक नहीं है। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, गंगा से इतना दूर, यहाँ से जो इधर से दूर का है, तो ये पूरा इधर इस तरह से, हाँ। और यहाँ आके क्योंकि यहाँ पर फिर वो आ जाएगा आपका, ये मिट्टी आ जाएगा जो खादर है, जो नदी के नज़दीक होगा, और नदी से फिर दूर होगा वो भांगर हो जाएगा। वैसे समझिए, देखिए कोसी ऊपर से आ रहा है ना, ठीक तो है, ये देखिए कोसी का ये सब ब्रांच आ रहा है, तो जो कोसी के नज़दीक होगा वो क्या होगा, खादर होगा, है ना, और जो दूर होगा इससे वो क्या होगा, भांगर होगा। तो वही तो है, इसमें देख लीजिए मैप में वही तो है। तो नदी के जितना, तो उसी तरह गंगा के अगर रेस्पेक्ट में आप देखेंगे, गंगा बीच में आ रही है, तो यहाँ आपने देखिए यहाँ नज़दीक नज़दीक क्या होगा, इसके सब खादर होगा, और दूर जो होगा सब भांगर। तो वही तो है मैप में, दोनों तरफ ऊपर नीचे, गंगा से दूर है वो सब भांगर है, और ऊपर जो नदी ऊपर से नीचे आ रही है उससे जो दूर है दोनों तरफ वो भांगर है। बिल्कुल ठीक तो है। तो यही कहा जा रहा है कि दरभंगा मुजफ्फरपुर के बाद ये जो है पतली हो जाती है। ठीक है, मैन्योर सॉइल भी होता है, खादर को मैन्योर सॉइल, हाँ उसी को मैन्योर सॉइल बोल दिया है, खादर को ही। ठीक है, देखिए दिस सॉइल, आगे नेक्स्ट पेज पर आइए, दिस सॉइल लैक्स एलुवियम एंड लाइमस्टोन। तो इसमें जो नदी का जो गाद होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि दूर तक बहता है, गाद तो पहले ही जमा हो जाता है नदी के आसपास, समझ गए। जो फर्टाइल जो सेडिमेंट एलुवियम होता है वो तो नदी के ही आसपास खादर के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो दूर तक जो है वो नहीं, जैसे बाढ़ आता है तो नदी के दोनों तरफ पानी फैलता है, तो नेचुरल है दूर तक कौन जाएगा, जो बिल्कुल हल्का महीन होगा, जो भारी होगा वो तो वहीं बैठ जाएगा। तो जितने भी ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल है जो है ना, ह्यूमस जिसको आप बोलते हैं, भारी होता है, तो ये तो वहीं बैठ जाएगा ज़्यादा। तो दूर तक कौन जाएगा, सिर्फ महीन जो है हल्का क्ले का पार्टिकल्स या जो बिल्कुल फाइन सेडिमेंट है वो खाली जाएगा, दूर तक फैलेगा। तो वही कह रहा है, दिस सॉइल लैक्स एलुवियम एंड लाइमस्टोन। इसमें एलुवियम भी कम होता है और लाइमस्टोन का भी कमी होता है। इट्स कलर इज डार्क ब्राउन और ब्लैक। इसका कलर जो है डार्क ब्राउन होता है या ब्लैक होता है। इट हैज़ एडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ फर्टिलिटी टू विच इफ सफिशियंट अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन इज प्रोवाइडेड देन अ गुड प्रोड्यूस ऑफ पैडी, जूट एंड व्हीट कैन बी ऑब्टेन्ड। कहा जा रहा है कि इसमें अच्छा खासा ठीक ठाक उपजाऊ होती है ये मिट्टी, लेकिन चूंकि नदी से दूर होता है, हमेशा पानी नहीं आता है वहाँ पर, तो अगर वहाँ पर सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड किया जाए तो हम वहाँ से अच्छी फसल ले सकते हैं। क्योंकि पानी कहाँ तक है, ज़्यादातर खादर क्षेत्र में ही पानी रहता है, तो बांगर में पानी कम रहता है, मिट्टी ठीक होती है, ठीक ठाक उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती लेकिन ठीक ठाक होती है। लेकिन अगर उसमें इरिगेशन का अरेंजमेंट कर दिया जाए प्रॉपर, तो वहाँ से हम एक गुड प्रोड्यूस, अच्छी फसल ले सकते हैं, पैडी की, धान, जूट, व्हीट यानी गेहूँ, इन सब की अच्छी फसल ले सकते हैं। एडिक्वेट मतलब ठीक ठाक, पर्याप्त, हाँ। एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट तो होता कुशल होता है, एडिक्वेट सफिशिएंट, हाँ सफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भांगर सॉइल के बारे में। ओल्ड एलुवियम, इसको ऊपर कट करके ओल्ड एलुवियल सॉइल कर दीजिए। बहुत जल्दी जल्दी में इसको बनवाना पड़ा था, पिछली बार इब्दाल ने मांगा था, इसलिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा ये सब सुधार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है फिर
बाल सुंदरी सॉइल, ठीक है। हाँ, देखिए बाल सुंदरी सॉइल एक नाम है हमारे यहाँ, लोकल नाम। इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार साउथ टू द बांगर रीजन, यानी कि बिहार के जो उत्तरी भाग में है ना, भांगर के दक्षिण की बात कही जा रही है। सबसे ऊपर तो हो गया तराई का दलदली मिट्टी, उसके नीचे भांगर हो गया, और भांगर के नीचे जो है लाइज द एरिया ऑफ बाल सुंदरी सॉइल, उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो भी उसको हम कहते हैं बाल सुंदरी सॉइल। फिर उससे नीचे खादर आ जाए। हाँ हाँ, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ पूर्णिया टू सहरसा, दरभंगा एंड सदर्न पार्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, ठीक है। एंड सर्कलिंग दिस एरिया इट स्प्रेड्स फर्दर इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सारण एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ चंपारण। यानी सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि बांगर और खादर के बीच में, ठीक है, बांगर और खादर के बीच में। अब ये जो है एक स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ये लोकल नाम है, ठीक है। आपको हर जगह नहीं मिलेगा कि बाल सुंदरी नाम से, ठीक है, चूंकि ये लोकल, इसको हम स्टैंडर्ड में सिर्फ सिंपल ओल्ड एलुवियम में डाल देते हैं, न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल, समझ गए। तो बाल सुंदरी नाम बिहार का है, लोकल नाम हम उसको कह देते हैं बाल सुंदरी सॉइल कह देते हैं, ठीक है। दिस सॉइल इज, इसमें खाली आपको ये सब लोकेशन इसका मैप में कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ किस जिले में। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एलुवियल सॉइल इन विच देयर इज प्लेंटी ऑफ लाइमस्टोन मोर देन 30%, ठीक है। तो आपने देखा कि बांगर में लाइमस्टोन की कमी होती है, चूना की, ठीक है, लेकिन इसमें बाल सुंदरी में चूना अच्छा खासा मात्रा, ये भी पुरानी एलुवियल है, पुरानी ओल्ड एलुवियल सॉइल है, समझ गए, जैसे भांगर, लेकिन ये जो है नदी के नज़दीक होता है, इसमें चूना अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, प्लेंटी बहुत होता है, जबकि बांगर में चूने की कमी होती है, एसिडिक होता है वो, तो उसमें थोड़ी सी भी नहीं होती है। हाँ बहुत कम होती है, और इसमें बहुत होती है, हाँ 30%। नहीं 30 से ज़्यादा, 30 तो कम से कम। इट्स कलर रेंजेस फ्रॉम लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड वाइट, ये हल्के रंग की होती है, ठीक है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या वाइट, सफ़ेद रंग की, या तो बिल्कुल सफ़ेद रहेगी या थोड़ी डार्क रहेगी। जबकि बांगर हमने क्या पढ़ा कि डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर होगा, ठीक है। तो ये हल्के रंग की मिट्टी, जिसको हम लोग शायद पता नहीं दोमट इसी को कहते हैं, नहीं किसको कहते हैं, दोमट कहते हैं ना हिंदी में, लोमी सॉइल को, चलिए वो अलग है। आइए, इट इज अ सॉइल ऑफ लो फर्टिलिटी, इट इज ए सॉइल ऑफ लो फर्टिलिटी बट विथ इरिगेशन क्रॉप्स ऑफ कोर्स सीरियल्स कैन बी ग्रोन इन इट, ठीक है। तो ये मिट्टी जो है ये कम उपजाऊ होता है, लेकिन सिंचाई करके इसमें हम मोटे अनाज उगा सकते हैं, समझ गए। जैसे जो भांगर है वो उपजाऊ ठीक ठाक होती है, पानी की कमी होती है, वहाँ अगर हम सिंचाई कर लें तो हम धान तक का फसल ले सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं, धान का, गेहूं का, दाल का, ठीक है। यहाँ जो है ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें आप अगर सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज ही उगा सकते हैं, पतला अनाज, महीन अनाज, ये सब चावल, धान, ये गेहूँ, ये सब नहीं हो सकता है, मोटा अनाज हो सकता है। और इसमें मेज़, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड टोबैको आर चीफ क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। अब देखिए इस रीजन का जो चीफ क्रॉप्स है, मेज़ मक्का, शुगर केन गन्ना, पैडी धान, अच्छा धान गेहूँ भी होता है, पैडी है, व्हीट है, टोबैको भी है, ठीक है, आर चीफ क्रॉप्स, मुख्यतः यही उगाया जाता है। देखिए जहाँ चूना होगा, हाँ सुनिए सुनिए बात जो बता रहे हैं, जहाँ चूना होगा ज़्यादा वहाँ पर शुगर केन अच्छा उगता है, टोबैको अच्छा उगता है, ये ध्यान देने का बात है, समझ गए। तो यहाँ की मिट्टी में लाइमस्टोन है,
इसलिए यहाँ टोबैको का अच्छा फसल होता है, शुगर केन का अच्छा होता है, और मेज़ तो आपने पढ़ा ही। साथ ही आप थोड़ा बहुत पैडी वीट भी उगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ होगा कोर्स, मोटे अनाज यानी मेज़ और शुगर केन और टोबैको, ये यहाँ का मेन ज़्यादा मात्रा में उगाने जाने वाला फसल। साथ ही साथ आपका पैडी और वीट भी होता है। दिस रीजन इज फेमस फॉर प्लांटेशंस ऑफ मैंगोज, लीची एंड बनाना। और ये भी बात है, जहाँ लाइमस्टोन होता है वहाँ ये सब फल भी उगते हैं, खास करके बनाना, लीची, ये सब, समझ गए। तो ये फल भी खूब होते हैं, आम, लीची, बनाना, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, बाल सुंदरी सॉइल के बारे में। ये भी ओल्ड एलुवियल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद होता है, उससे साउथ में होता है आपके बांगर से। तो ये हमने नॉर्थ प्लेन्स ऑफ गंगा के मिट्टियों को पढ़ लिया। नॉर्थ प्लेन गंगा में कौन कौन सी मिट्टी हो गई, एलुवियल हो गया, तराई का दलदली मिट्टी हो गया, भांगर हो गया और बाल सुंदरी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं साउथ प्लेन्स ऑफ गंगा, ठीक है, यानी गंगा के दक्षिण में जो मैदानी क्षेत्र। द फॉलोइंग सॉइल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। पहला है ताल सॉइल या टाल सॉइल। आपने पढ़ा है कि गंगा के दक्षिण में इधर जो डूबे रहते हैं उनको हम ताल या टाल कहते हैं। तो वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम ताल की मिट्टी या टाल की मिट्टी कह देते हैं। तो ताल सॉइल होगा, ये सब लोकल नाम है। दिस टाइप ऑफ सॉइल एक्सटेंड्स इन फॉर्म ऑफ 8 to 10 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप इन द सदर्न पार्ट ऑफ गंगा। ये भी देखिए, यानी कि गंगा के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में ये मिट्टी पाई जाती है। जहाँ तक पानी फैलता है, बताया था ना कि नेचुरल डैम के कारण पानी जमा रहता है, तो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़े पट्टी के रूप में ये मिट्टी पाई जाती है गंगा के साउथ में। बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, दिस इज अ हैवी सॉइल ऑफ ग्रे कलर इन फॉर्म ऑफ फाइन टू थिक ग्रेन। अगर बनावट के हिसाब से कहा जाए, एक भारी मिट्टी होती है। ये मिट्टी क्या होती है, काफ़ी भारी होती है, और ये ग्रे कलर की होती है, जिसमें महीन से लेके मोटे दाने तक होते हैं। भूरी मिट्टी, ये भूरी नहीं, क्या कलर उसको हिंदी में बोलते हैं, ग्रे को, जो भी बोले, ठीक है, ग्रे कलर, ग्रे हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कहीं पानी जम के सूखता है तो वो ग्रे जैसा अपीयरेंस देता है। ये जो आपका चेयर का कलर है, ये नहीं वो प्लास्टिक, हाँ, समझ गए। तो इस तरह का, क्योंकि पानी जम जाता है उसके बाद सूखता है ना, तो केमिकल्स ऊपर में डिपॉजिट हो जाता है, जो पानी का सूख के बच जाता है, सॉल्ट होता है, ये सब होता है। तो उसकी वजह से जो मिट्टी है वो कुछ जैसे ये भी रंग नहीं से और हल्का रहता है, पपड़ी जैसे, हाँ, सफ़ेद और इस तरह का रंग, ब्लूइश टाइप, मतलब ब्लू नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट, इस टाइप का, हाँ, कलर वो उसमें होता है। तो इस कलर का होता है, और उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो महीन से लेके मोटे तक कण होते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ फाइन एंड थिक ग्रेन्स ऑफ सॉइल्स दैट कम्स थ्रू फ्लड आफ्टर रेन। यही कहा जा रहा है कि ये जो मिट्टी है कैसे बनती है, जो डिपॉजिट हो जाता है छोटा से मोटा दाना मिट्टी का, जो बाढ़ के साथ आता है या बारिश के साथ आता है, ठीक है। तो चूंकि पानी जमा रहता है और धीरे धीरे सूखता है, तो वहाँ पर ये मिट्टी बैठ जम जाती है, ठीक है, उससे ये बनती है मिट्टी। दिस इज एक्सेसिवली फर्टाइल सॉइल, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। एंड आफ्टर द ड्राइंग ऑफ वाटर इट बिकम्स सूटेबल फॉर अ गुड प्रोड्यूस ऑफ रबी क्रॉप। ठीक है, होता क्या है, बारिश का सीजन आया, मॉनसून, बारिश हुआ, बाढ़ आ गया, पानी दूर दूर तक फैल गया, ये तो जमा रहता ही है, और पानी आ गया तो और ज़्यादा जम गया, दूर तक थोड़ा फैल गया। फिर बारिश का सीजन ख़त्म हुआ,
तो धीरे धीरे सूखने लग गया, तो विंटर के आने आने तक नवंबर अक्टूबर आते आते सूख जाता है, तो फिर क्या है कि मिट्टी तैयार हो जाता है एक बढ़िया फसल के लिए। तो रबी क्रॉप इसमें खूब बढ़िया उगता है। ठीक है। ड्यू टू बीइंग वाटर लॉग्ड ड्यूरिंग द रेनी डेज इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ग्रो खरीफ क्रॉप इन दिस सॉइल। बारिश के सीजन में तो ये पानी ही में डूबा रहता है, तो कहां से फसल बोइएगा। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप तो इसमें उगा नहीं सकते हैं क्योंकि डूबा रहता है ये क्षेत्र पानी में। जब सूख जाता है अक्टूबर आते आते, तब फिर इसमें हम रबी की फसल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ताल सॉइल। ताल क्षेत्र में जो पाया जाता है उसको ताल सॉइल बोल दिए। अभी हम सब साउथ गंगा मैदान की बात कर रहे हैं, बिहार के दक्षिण में जो गंगा का इधर की मिट्टियों, ऊपर की मिट्टियां हमने पढ़ लिया, अब नीचे की मिट्टियों को देख रहे हैं। करेल केवाल सॉइल और ओल्ड एलुवियल। ठीक है, इस मिट्टी को करेल या केवाल कहते हैं। केवाली मिट्टी सुने होंगे, केवाल मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, केवाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो करेल कहते हैं कहीं कहीं केवाल कहते हैं। ठीक है, और ओल्ड एलुवियल या पुराना एलुवियल मिट्टी, ये भी होता है पुराना एलुवियल। दिस सॉइल एक्सटेंड्स फ्रॉम रोहतास टू पटना, गया, मुंगेर एंड भागलपुर इन द साउथ प्लेन ऑफ गंगा। ठीक है, नीचे पूरा यहाँ रोहतास से लेके और इधर भागलपुर तक। ठीक है, पूरा दक्षिण में केवाल मिट्टी पाया जाता है। एज इट इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया सो देयर आर रीजनल डिफरेंसेस टू बी फाउंड। अब ये बात कहा रहा है कि बड़े क्षेत्र में है तो थोड़ा बहुत फर्क मिट्टियों में हो सकता है, छोटे छोटे जगहों में। अब जो रोहतास तरफ मिट्टी होगा, भागलपुर में भी तो वही नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क उसमें होगा। है सब करेल केवाल ही, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। द कलर्स ऑफ सच सॉइल्स रेंज फ्रॉम डीप ब्राउन, येलो एंड लाइट येलो। तो ये मिट्टियां जो है करेल या केवाल, इनका रंग जो है गहरी भूरी रंग, डीप ब्राउन से लेके येलो भी रहता है और लाइट येलो तक भी रहता है। ठीक है, करेल सॉइल इज एल्कलाइन इन नेचर। करेल सॉइल जो होती है एल्कलाइन नेचर की होती है। द एल्कलाइन एंड एसिडिक क्वालिटीज आर फाउंड इन ए बैलेंस्ड फॉर्म इन करेल सॉइल। तो कह रहा है कि करेल मिट्टियों में बैलेंस्ड होता है, न ज्यादा एल्कलाइन होता है न ज्यादा एसिडिक होता है, बैलेंस्ड रहता है। कोई थोड़ा एल्कलाइन होगा तो कोई थोड़ा एसिडिक होगा, ज्यादा एसिडिक नहीं होगा न ज्यादा एल्कलाइन। These soils contain excessive fertility capacity and these also have excessive ability to soak water in itself. ये जो मिट्टियां हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। ठीक है, और इनमें पानी को सोखने की भी, केवाल मिट्टी होता ही है, पानी डालिएगा सब पट से अंदर चला जाएगा, उसमें सोख लेता है पानी। तो केवाल करेल मिट्टियों में एक तो उपज बहुत उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती है और इनमें इट हैज़ एक्सेसिव एबिलिटी टू सोक वाटर, पानी को भी सोखने की बहुत क्षमता होती है, पानी अंदर तक चला जाता है। तो देखिए, पैडी धान, वीट गेहूं, बाजरा एंड अरहर आर ग्रोन इन दिस रीजन एज चीफ क्रॉप्स। तो इन मिट्टियों में आपके धान, गेहूं, बाजरा, अरहर, ठीक है, ये फसलें उगाई जाती है मुख्य रूप से। इन द एरियाज विथ फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन इवन शुगर केन इज कल्टिवेटेड। अगर सिंचाई की सुविधा हो तो गन्ना तक यहाँ उपजा लेते हैं लोग। गन्ना जो कि खड़ा पानी मांगता है, ढेर पानी मांगता है, तो अगर पानी का सुविधा हो तो गन्ना भी उपज जाता है। नहीं तो ऐसे धान, गेहूं, बाजरा और अरहर, क्योंकि उपजाऊ है काफ़ी मिट्टी, पानी कम भी रहे ज़्यादा भी रहे। तो ये हो गया करेल केवाल सॉइल के बारे में। नेक्स्ट है बाल्थर सॉइल। टू द साउथ बाउंड्री ऑफ गंगा प्लेन
गंगा मैदान के जो दक्षिणी उसका बाउंड्री है, उस तरफ द पार्ट दैट इज प्लेन ऑफ बिहार इज द रीजन फ्रॉम द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू बिगिंस। वहां की बात कर रहे हैं जहां से छोटा नागपुर का पहाड़ सब शुरू हो जाता है। हेयर अ नैरो एक्सटेंट ऑफ बाल्थर सॉइल इज फाउंड। ठीक है, जिस पट्टी में यहां पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है उस पट्टी में ये बाल्थर सॉइल पाया जाता है। छोटा नागपुर की जो पहाड़ियों का क्षेत्र, जो सदर्न प्लेटू रीजन पढ़ा था ना आपने, उस रीजन में, हाँ, उस रीजन में ये बाल्थर सॉइल की एक पतली पट्टी पाई जाती है। तो छोटा नागपुर इससे नहीं लगा, कैमूर से नहीं लगा? नहीं, इधर नहीं, इधर मतलब कहने का मतलब नीचे का जो दक्षिणी भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, खासकर छोटा नागपुर का एरिया जो है उसमें। इन द रीजन ऑफ दिस सॉइल इज फ्रॉम प्लेटू ऑफ कैमूर इन द वेस्ट टू द हिल्स ऑफ राजमहल इन द ईस्ट एंड फॉर्म अ वाइड स्ट्रिप ऑफ 8 to 15 किलोमीटर। ये दक्षिण में जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से भी ये मिट्टी यहाँ भी पाई जाती, पहाड़ी मिट्टी है, ठीक है, पहाड़ी मिट्टी है। उससे मतलब नहीं है कि विंध्या है कि राजमहल ये छोटा नागपुर है, पहाड़ी मिट्टी। तो ये जो है आपके यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में 8 से 15 किलोमीटर के पट्टी के रूप में पाई जाती है। पट्टी मतलब चौड़ी होती है? स्ट्रिप, हाँ, जैसे चौड़ाई की बात कर रहे हैं, जैसे ये कहे कि ये पट्टी है यहाँ से वहाँ तक, हाँ, इस तरह। तो ये 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पूरा, यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होता है कैमूर से और यहाँ तक बिल्कुल आता है, वेस्ट से ईस्ट तक। इट हैज एक्सेस ऑफ सैंड्स एंड पेबल्स ड्यू टू विच वाटर कैंट स्टैंड इन इट फॉर लॉन्ग। इसमें बालू बहुत होता है, चूंकि पहाड़ में, पठार में है, प्लेटू में, तो सैंड है बहुत होता है इसमें, और रोड़ी बहुत होता है, पेबल्स बहुत होते हैं। ड्यू टू विच वाटर कैंट स्टैंड इन इट फॉर लॉन्ग। इसमें पानी रुकता नहीं है, पानी फट से चला जाता है नीचे। इट्स कलर इज रेड विथ सम येलोइश स्टोन एंड इट्स नेचर इज एसिडिक। इसका कलर जो होता है लाल होता है, थोड़ा पीलापन हल्का, मतलब लाल कलर में हल्का पीलापन जैसा होता है। एंड इट्स नेचर इज एसिडिक। झारखंड चले जाइए, यही मिट्टी मिलेगा सब जगह। गए हैं झारखंड? देखें हैं लाल मिट्टी, उसमें हल्का पीलापन जैसा कहीं कहीं रहता है, तो यही मिट्टी। तो चूंकि हमारे यहाँ जहाँ झारखंड का एरिया नीचे लगता है, सब में पहाड़ी क्षेत्र में ये जो है आपका, भट्टी के आसपास हाँ, होता है वैसा। हाँ, हाँ, ईटा जो भट्टी जो हाँ, तो उसको हम बाल्थर सॉइल यहाँ बिहार में हम कहते हैं। हिंदी में भी बात करें? हाँ, वैसे जो है इसका स्टैंडर्ड जो नाम देखिएगा तो रेड एंड येलो सॉइल, या रेड जो भी नाम से रहेगा, रेड लोमी या रेड एंड येलो जो भी है, हाँ, मतलब रेड में रेड सॉइल कहते हैं। रेड सॉइल में आप पढ़े हैं, रेड सॉइल ये सब तो पढ़ाए थे ना, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल में उसका वेरिएशन, जैसे यहाँ देखिए मैप में देखिएगा, कहीं रेड क्ले है, कहीं रेड लोमी है, ठीक है, इस तरह से बांटा हुआ है। हाँ, तो इसमें जो है देखिए, इट्स कलर इज रेड विथ सम येलोइश स्टोन एंड इट्स नेचर इज एसिडिक होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस आयरन इन इट, इट्स कलर इज रेड। रेड कलर क्यों होता है, पढ़ाए थे आपको रेड सॉइल में, फेरस आयरन की वजह से होता है। इट्स फर्टिलिटी कैपेसिटी इज क्वाइट लो। उपज इसमें बहुत कम होता है, पहाड़ी मिट्टी होता है। हाँ, कोर्स सीरियल्स, मोटे अनाज लाइक अरहर, कुर्थी, ज्वार, बाजरा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ठीक है, अरहर सीरियल नहीं है वो, यहाँ ज्वार बाजरा, वो अरहर जो है पहले आ गया, ज्वार बाजरा एक्चुअली कोर्स सीरियल में है। ज्वार मोटे अनाज, ज्वार बाजरा, और साथ ही साथ अरहर और कुर्थी जो है इसमें उगाया जाता है। तो इसको हम, जो रेड सॉइल हमारे यहाँ बिहार में होता है, उसको हम बोलते हैं, लोकल नाम है बाल्थर या बल्थर। ठीक है, और ये जो है आपके नीचे दक्षिण साउथ प्लेटू रीजन जो पूरा पाया जाता है, उसी में ये पाया जाता है। आप मैप दिया हुआ है, उसमें लोकेशन कर लें। नेक्स्ट है हमारा माइका सॉइल। ठीक है, नाम ही दे दिया है माइका सॉइल।
जहाँ माइका पाया जाता है ना, तो माइका मिला रहता है मिट्टी में, तो उसको माइकाई सॉइल कह दिया, माइका सॉइल। देखिए, इट इज अ माउंटेनियस सॉइल इन विच माइका इज प्रेजेंट इन एक्सेसिव परसेंटेज। होता क्या है, माइका जो होता है वो शीट के रूप में पाया जाता है मिट्टी में, जमीन के अंदर ही चौड़ी चौड़ी जो है पट्टियों के रूप में पत्थर होता है, मतलब एक तरह है तो रॉक ही, तो वो चमकीली परत के रूप में मिट्टी में धंसा रहता है, उसको खोद खोद के निकाला जाता है। तो वो मिट्टी में मिला रहता है, जो हर जरूरी नहीं कि बिल्कुल परत ही रहे, टूटा फूटा भी रहता है, तो मिट्टी में मिला रहता है। मिट्टी आप वहाँ का निकालिएगा तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े भी दिखेंगे माइका के चमकते हुए, समझ गए? माइका देखे हैं? हाँ, ब्राउनिश टाइप का चमकता हुआ होता है। हाँ हाँ, तो ये जो है इसीलिए इसको तो माइका सॉइल नाम दे दिया लोकल, ठीक है, बिहार का लोग। पार्क में मिलता है, उसके बाद बहुत दिन पहले एक्सरसाइज करने जाते थे, तो बीच में चलता है उस पे बिछाया है, उसमें छोटे छोटे। तो इट इज ए माउंटेनियस सॉइल इन विच माइका इज प्रेजेंट इन एक्सेसिव, बहुत ज्यादा माइका होता है इसमें। दिस सॉइल इज फाउंड इन रजौली ब्लॉक ऑफ नवादा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये जो है नवादा के रजौली ब्लॉक में ज्यादा पाया जाता है। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल एट ऑल, बट इन प्लेन रीजन्स कोर्स सीरियल्स एंड मेज आर कल्टिवेटेड। ये बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं होता है, फिर भी लोगों को रहना है, खाना है, पीना है, तो मोटे अनाज थोड़ा बहुत उगा लेते हैं इसमें, ठीक है। ज़बरदस्ती उगाने वाली बात हुई। अब क्या करेगा, आदमी को खाना है कुछ ना कुछ, ज़मीन है तो कुछ तो उगाएगा ही, क्या करेगा उसका, तो इसलिए उसमें मोटे अनाज पानी वानी डाल के उगा लेते हैं। अब आ गया रेड सैंडी सॉइल। रेड सॉइल में ही ये चूंकि बालू ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम रेड सैंडी सॉइल बोल देते हैं। ऊपर बालू कम था तो उसको क्या नाम दिए, बलथर, और जब बालू ज़्यादा हो जाता है तो उसको अलग नाम रेड सैंडी सॉइल करते हैं। हाँ, बलुई मिट्टी। दिस इज द सॉइल ऑफ प्लेटू विच इज फाउंड इन द प्लेटू ऑफ कैमूर। तो कैमूर प्लेटू में जो है तो वो रेड सैंडी सॉइल हो गया। इट हैज सैंड इन एक्सेस अमाउंट एंड इट्स फर्टिलिटी इज वेरी लेस। इसमें बालू होता है ज़्यादा तो नेचुरल इसमें ज़्यादा फसल उपज नहीं होता है। कोर्स ग्रेन्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इस जो है मिट्टी में सिर्फ मोटे अनाज थोड़ा बहुत हम उगा लेते हैं। ये सभी जगह हो जाती है। हाँ, मोटे अनाज तो कहीं भी पानी डालिए उग जाएगा, समझ गए। सबसे रफ होता है, कहीं भी उग जाता है। अब आपको टेबल यहाँ बना दिया है, ठीक है। टेबल में आपको ये जो रीजन सब दे दिया है, सॉइल आपको सारा डिस्कस कर दिए, और इस टेबल में आपको टेबल फॉर्म में सब सॉइल का एरिया आपको दे दिया गया है। अब इसको आप लोग मैप वर्क अच्छे से इस पर कर लेंगे और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आज आपको जो है सॉइल्स हमने बिहार के डिस्कस कर दिए, इतना इसको मैप कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। बहुत आसान है, और इससे सवाल हर साल 1 से 2 सवाल निश्चित है आना ही आना, ठीक है।